नमस्कार छात्रों, आज हम विषय इतिहास बीए तृतीय वर्ष राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग कहा जाता है। ये राजवंश सामूहिक रूप से जो अपने संपूर्ण राजस्थान, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, परमार वंश, ये संपूर्ण समूह हैं, कोई अपना राजपूत वंश के नाम से जानते हैं। इन्होंने भारत पर निरंतर होने वाले मुस्लिम आक्रांताओं का मुकाबला किया तथा अपने धर्म और देश की रक्षा तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वस्तुतः रण क्षेत्र ही उनकी कर्म भूमि थी और युद्ध भूमि में मर जाना वे स्वर्ग जाने का माध्यम समझते थे। वैसे उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक राजपूत बहुत प्रभावशाली हो गए थे और 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को राजपूत युग के नाम से जाना जाने लगा। अतः राजपूत युग भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। लेकिन ये राजपूत लोग कौन थे? 7वीं शताब्दी में अचानक इनका नाम कहाँ से सुनने में आया? मूल रूप से ये भारतीय थे अथवा कहीं बाहर से आए थे? ये प्रश्न आज भी बहुत ही विवाद का विषय बना हुआ है। फिर भी राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी जो प्रमुख सिद्धांत उपलब्ध हैं, वह राजपूतों की जो सिद्धांत हैं उनमें अपन देखते हैं। पहला सिद्धांत है वैदिक क्षत्रियों की संतान का सिद्धांत। दूसरा है अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। तीसरा है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। चौथा है सूर्य व चंद्रवंशी। पांचवा है विदेशियों की संतान। यहाँ पर हम राजपूतों की उत्पत्ति संबंधित विभिन्न सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम सिद्धांत वैदिक क्षत्रियों की संतान का अध्ययन करते हैं। पहला है वैदिक क्षत्रियों की संतान का सिद्धांत। प्रत्येक शासक के दरबारी लोग अपने शासक को देवतुल्य ईश्वर द्वारा भेजा गया अथवा देवताओं की संतान बताते हैं। यही परंपरा राजपूतों पर भी लागू होती है। मनुस्मृति में क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई गई है। ऋग्वेद के अनुसार क्षत्रिय ब्रह्मा की बाहों से उत्पन्न हुए थे। इन दोनों ग्रंथों के आधार पर क्षत्रियों का काम निर्बल लोगों की रक्षा करना बताया गया है। 7वीं शताब्दी के बाद क्षत्रियों ने अपना महत्व खो दिया और वह अन्य तीनों गुणों यानी कि 3 जो अन्य वर्ग थे, जैसे ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र की रक्षा नहीं कर सके, किंतु उनके ब्रह्मा की संतान होने की कहानी को महत्व प्राप्त होने लगा। चारणों और भाटों ने उनकी खोई हुई महिमा को पुनः दोहराने के लिए उन्हें ब्रह्मा की संतान बताकर उनकी उत्पत्ति का देवी शक्ति सिद्धांत को दोहराया था। रघुवंश कीर्ति शब्द का प्रयोग भी राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान होने का एक प्रतीक है। इस शब्द का प्रयोग राजपूतों का महाकाव्य काल के यानी कि रामायण और महाभारत काल के राम और कृष्ण से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। इन विवरणों से स्पष्ट है कि राजपूत यदि रामायण और महाभारत काल के राम व कृष्ण के वंशज है तो वह भारतीय ही हैं और वैदिक आर्यों की ही संतान हैं। श्री हीरा शंकर, इसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसका पूरा नाम है, तथा श्री वैद्य महोदय भी राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान मानते हैं। उनके कथनानुसार राजपूत लोग प्राचीन क्षत्रियों की तरह वैश्य अश्वेता वस्त्र की पूजा करते थे। प्राचीन आर्य की भांति जो आर्य लोग थे उनकी भांति यज्ञ और बलि भी उनका करना भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शरीर गठन और लंबे सिर से भी ये प्रमाणित होता है कि वे उनकी यानी कि आर्यों की संतान हैं। क्षत्रियों ने वैदिक सभ्यता को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी थी। रामायण और महाभारत में क्षत्रियों के लिए जो नैतिक आचरण के नियम निर्धारित किए गए हैं उनका पालन राजपूतों ने मुसलमानों से हुए युद्ध में किया था। इस प्रकार श्री ओझा और श्री वैद्य ने राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। यद्यपि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की अनुश्रुति को महत्व देना युक्ति संगत नहीं होगा, तथापि ये भी संभव नहीं है कि क्षत्रियों की प्राचीनता के प्रति हम आँख मूंद ली जाए। अब दूसरा सिद्धांत था अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत। चंद्रवर्धाई ने अपने सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत यानी कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में वर्तमान में आता है पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस समय
दैत्य यानी राक्षस मांस, हंडी और मलमूत्र डालकर उनके यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। अतः इन दैत्यों का अंत करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उसी यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए जो परमार, चालुक्य और प्रत्यार कहलाए। किंतु जब ये तीनों योद्धा यानी परमार, चालुक्य और प्रत्यार भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ मुनि ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया जो हट्टा कट्टा और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम चौहान रखा गया। इस योद्धा ने आशापुरी को अपनी देवी माता यानी कुल देवी मानकर दैत्यों को मार भगाया। इस प्रकार राजपूतों का जन्म हुआ। परवर्ती चारणों और भाटों ने क्षत्रियों की इस उत्पत्ति को सत्य मानकर अपने ग्रंथों में इसी कहानी को दोहराया है। वर्तमान में देखा जाए तो इतिहास का कोई भी विद्यार्थी आधुनिक काल में यह मानने को तैयार नहीं होता है कि अग्नि से भी मनुष्य रूपी योद्धा उत्पन्न किए जा सकते हैं। श्री जगदीश सिंह गहलोत एक इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है कि ये सब पृथ्वीराज रासो के रचयिता यानी कि चंद्रवर्धाई के दिमाग की उपज हैं। आधुनिक खोज के अनुसार रघुवंशी कोई स्वतंत्र वंश नहीं माना जा सकता। अतः श्री गहलोत ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार नहीं किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक विद्वानों ने तो पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिकता पर भी संदेह प्रकट किया है। कुछ विद्वानों का मत है कि प्राचीन काल में जो क्षत्रिय बौद्ध बन गए थे उन्हें अग्नि यज्ञ द्वारा पवित्र कर वापिस क्षत्रिय बनाया होगा, इसलिए वे लोग अग्निवंशी कहलाए। दूसरा मत ये भी है कि प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि लोगों की यज्ञ द्वारा शुद्धि कर उन्हें क्षत्रिय बनाया गया होगा, इसलिए उन लोगों ने अपने आप को अग्निवंशी कहना आरंभ कर दिया। अग्निकुंड से संबंधित एक मत ये भी है कि विदेशी शक, हूण, युचि आदि जो स्थायी रूप से भारत में बस गए थे उनकी यज्ञ द्वारा शुद्धि करके उन्हें क्षत्रियों में मिला लिया गया होगा। क्योंकि वह विदेशी लड़ाकू जाति के थे इसलिए उन्हें क्षत्रियों में मिलाया जा सकता था। एक अन्य आधुनिक विद्वानों का मत है कि वह अग्निहोत्री ब्राह्मण थे और जब उन्होंने अग्नि पूजा छोड़कर शस्त्र हाथ में ले लिए तब वो अग्निवंशी क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने की कोई नई बात नहीं थी। इन मत के बीच अग्निकुंड की सत्यता इतनी मात्र हो सकती है कि ऋषियों ने बौद्ध धर्म के अनुयायी क्षत्रियों अथवा आदिवासी क्षत्रियों को शक, युचि, हुन आदि विदेशियों को यज्ञ द्वारा शुद्धि कर क्षत्रिय बनाया गया होगा। पाश्चात्य विद्वान विलियम क्रुक ने लिखा है कि अग्निकुंड से तात्पर्य अग्नि द्वारा शुद्धि से है। धन्यवाद।